Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 8 Africa. Student, in part 1 we have discussed introduction. Introduction हमने ख़त्म कर लिया था. Introduction के बाद हमने देखा था location of Africa, latitudinal longitudinal extent देख ली थी हमने, और हमने देख ली थी boundaries. स्टूडेंट बाउंड्रीज के बाद हमने पॉलिटिकल डिविजन्स भी देखे थे. पॉलिटिकल डिविजन्स में हमने क्या देखा था कि अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ हैं. 54 इंडिपेंडेंट नेशंस हैं. स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट वीडियो के एंड में भी बोला था, अभी भी बोलूँगी कि आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल 54 कंट्री नेम, इट्स कैपिटल. यू जस्ट रीड इट. इफ़ नॉट, अगर तुम्हें नहीं पढ़ने आ रहा है कंट्री नेम कैपिटल नेम, तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें हम कंट्री नेम और कैपिटल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तब हम स्टार्ट करेंगे. माउंटेन्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, एटलस माउंटेन है मोस्ट फेमस माउंटेन ऑफ अफ्रीका एज एटलस माउंटेन्स. द एटलस माउंटेन्स लाई इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या मिलेगा आपको बच्चा? एटलस माउंटेन, ओवरलुकिंग द अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी. जो किसको देख रहा है? मेडिटेरेनियन सी को भी देख रहा है और अटलांटिक ओशन को भी देख रहा है. अब जरा ध्यान रखें आप लोग, ये अगर मैं अफ्रीका का मैप बनाती हूँ तो यहाँ पर है अटलांटिक ओशन इस शेप का, ठीक है, और यहाँ ऊपर मिलेगी मेडिटेरेनियन सी. तो जो एटलस माउंटेन्स होंगे वो कहाँ पर है बच्चा? नॉर्थ वेस्ट में. तो ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन मिलेंगे वो किसको भी देख रहे हैं बच्चा? मेडिटेरेनियन सी को भी देख रहे हैं और अटलांटिक ओशन को भी देख रहे हैं. दीज आर फोल्ड माउंटेन्स. और ये किस टाइप के माउंटेन है बच्चा? फोल्ड माउंटेन. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. माउंटेन के 3 टाइप होते हैं: वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन्स. तो एटलस माउंटेन किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का. सेवरल पैरेलल रेंजेस है. पैरेलल रेंजेस का मतलब क्या होता है? माउंटेन की ये रही पैरेलल रेंजेस. ठीक है, चलो. देयर आर नंबर ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट. अब अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन आपको मिलेंगे जिनका ओरिजिन किससे हुआ है बच्चा? वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है तो अंदर का, हमारे अर्थ के अंदर का लावा बाहर निकलता है और ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन. तो ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे आपको वॉल्केनिक माउंटेन. माउंट किलिमंजारो है, माउंट केन्या है. किलिमंजारो की हाइट है 5895 मीटर और माउंट केन्या की हाइट है 5199 मीटर्स. याद रखें, किलिमंजारो 5895, माउंट केन्या 5199. क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. अब हम लोग साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे चलेंगे. बेटा किसी भी कॉन्टिनेंट की पहले तो आप मुझे, जैसे ये मैंने अफ्रीका बना तो ये हो गया अफ्रीका का नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट. तो हमने एटलस माउंटेन यहाँ पर देख लिए. ठीक है, एटलस माउंटेन के बाद मतलब नॉर्थ वेस्ट बोला था तो हमने यहाँ पर देख लिए. एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग मैप में देखेंगे. फिर हम लोगों ने देखी कि ईस्टर्न पार्ट में क्या है? माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या है, तो ये ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे. ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं अब साउथ ईस्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, साउथ भी और ईस्ट भी. चलो, तो साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन. कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन. फॉर्म द स्टीप एज ऑफ द प्लाटो. यहाँ पर क्या बनाता है? ये प्लेट्यू की स्टीप एजेस. ठीक है, स्टीप मतलब जहाँ पर स्लोप बहुत कम हो. इस तरीके से नहीं होगा, स्लोप कम है. ठीक है, स्टीप एजेस बना रहा है प्लेट्यूज की. ये यंग फोल्ड माउंटेन का टाइप है. इसकी अभी हम लोग ये आने वाला जो टेबल है इसमें हाईएस्ट पीक्स देखेंगे अफ्रीका की. दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. तो ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है. जैसे हमारा जो हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है. एटलस माउंटेन फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है. यहाँ पर 3 पैरेलल रेंजेस आपको मिलेंगी. किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्टर्न. पहला है कीबो रेंज है किलिमंजारो. एक मिनट, इस टेबल में हम लोग पढ़ रहे हैं हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन. ये किसकी है बच्चा? टोटल हाईएस्ट पीक हम लोग देखेंगे. तो पहली है कीबो. कीबो कहाँ पर है? किलिमंजारो रेंज का पार्ट है. पीक है कीबो, किसका पार्ट है? किलिमंजारो का पार्ट है. कौन सी कंट्री में है? तंजानिया में है. हाइट कितनी है? 5895 मीटर्स. फिर बतेन है, बतेन माउंट केन्या
जो रेंज का नाम है वो माउंट केनिया रेंज है। बटेन उसकी हाईएस्ट पीक है। किस कंट्री में मिलेगा? केनिया है तो केनिया में मिलेगा। एंड हाइट है 5199। फिर नेक्स्ट है मवेंजी। तो मवेंजी भी कहाँ पर रेंज, किस रेंज का पार्ट है? किलिमंजारो रेंज का पार्ट है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। हाइट है 5148 मीटर। फिर है मार्गरीटा। मार्गरीटा कहाँ पर है? किस रेंज में? रविंजोरी। और ये कहाँ पर है? युगांडा में। और हाइट है 5109। फिर से आप लोग देखोगे, अगर मैं पूछेगी कि अफ्रीका की कुछ हाईएस्ट पीक बताओ तो क्या लिख दोगे? कीबो, बातें, मवेंजी, मार्गरीटा। फिर अगर मैम ने बोल दिया स्पेसिफिक 1 मार्क का क्वेश्चन बताया कि मवेंजी किस रेंज में आता है, तो किस रेंज में आता है? किलिमंजारो। फिर मैम पूछ सकती है कि किलिमंजारो रेंज किस कंट्री में है, तो क्या लिखोगे? तंजानिया। ठीक है। बतेन किस माउंटेन रेंज के अंदर आता है, तो क्या बताओगे? माउंट केनिया के अंदर आता है। और माउंट केनिया कहाँ पर है? ऑब्वियस सी बात, केनिया में होगा। सबसे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है वो मार्गरेटा। मार्गरेटा कहाँ पर, किस रेंज के अंदर आता है? रविंजोरी। और किस कंट्री में है? युगांडा। इनकी जो हाइट है वो तो आपको जानकारी लेनी है बेटा। ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेट्यू। यस, प्लेट्यूज। पूरा की पूरा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट किसकी तरह दिखाई देगा? एक बहुत बड़े प्लेट्यू की तरह ही दिखाई देगा बच्चा। एक्चुअली में अफ्रीका में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं जिनकी हाइट वेरी करती है। प्लेट्यूज हैं जिनकी हाइट वेरी करती है। ठीक है। दे आर हायर इन ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन। जो सदर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर हाइट ज़्यादा है। विद द इथोपियन हाईलैंड इन ईस्ट। ईस्ट में इथोपियन हाईलैंड है। फॉर्मिंग द हाईएस्ट पार्ट। अगर हम प्लेट्यू का हाईएस्ट पार्ट की बात करें तो वो है इथोपियन हाईलैंड। दीज प्लेट्यूज आर ऑफ वॉल्केनिक रीजन। और ये प्लेट्यूज कैसे बने बच्चा? इनका जो ओरिजिन हुआ वो वॉल्केनो से हुआ है। एंड हैव स्टीप एजेस एंड अनइवन सरफेसेस। स्टीप एजेस, स्टीप एजेस की बात हमने कल भी की थी, रोज कर रहे हैं बेटा। ये जो स्लेप होता है इसको हम स्लैंटिंग स्लोप बोलते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा चढ़ना उतरना इजी हो जाता है। ये होते हैं स्टीप स्लोप। ठीक है। जहाँ मुश्किल होता है चढ़ना भी और उतरना भी। रोड बनाना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्टीप स्लोप्स पे। और स्टीप स्लोप पे क्या बनते हैं? वाटरफॉल। ये भी याद रखना। चलो, तो प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा हाइट पे है इथोपियन हाईलैंड। दीज प्लेट्यूज आर ऑफ वॉल्केनिक नेचर। इथोपियन हाईलैंड कैसे बना बच्चा? वॉल्केनो से बना है। स्टीप एजेस है, अनइवन सरफेस है। ठीक है। सरफेस मतलब प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे इस तरीके से। दे राइज एब्रप्टली फ्रॉम कोस्टल प्लेन। और कोस्टल प्लेन से एब्रप्टली एकदम से ऊंचाई पर है। क्या? प्लेट्यूज। कौन से? इथोपियन। अब हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीकन प्लेटो इज बाउंड बाय हाईलैंड इन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। से जो सदर्न प्लेट्यू है वो किससे आसपास में क्या है? हाईलैंड से। ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और साउथ में भी। दीज हाईलैंड ड्रॉप डाउन स्टीपली टू द कोस्ट। और ये कोस्टल एरिया में उतरते हैं ये जो हाईलैंड्स हैं, पर स्टीपली। A large part of plateau is occupied by barren Kalahari desert। और ये जो साउथ अफ्रीकन प्लेटो है इसका एक बहुत बड़ा पार्ट बच्चा कलहारी डेजर्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जब हम हॉट डेजर्ट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एक चैप्टर आएगा जिसमें हॉट डेजर्ट आप लोग पढ़ेंगे, तो कलहारी डेजर्ट भी किसका टाइप है? हॉट डेजर्ट का टाइप है। और इस कलहारी डेजर्ट में ही कुछ लोग इसको कालाहारी भी बोलते हैं। कलहारी, कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट किस में मिलेगा आपको? साउथ अफ्रीकन प्लेटो में ही मिलेगा। Towards the northeast, the South African Plateau is connected with ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो। और नॉर्थ ईस्ट में ये जो साउथ अफ्रीकन प्लेटो है ये किससे कनेक्ट करता है? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो से। ठीक है। तो चलो, पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको? जो साउथ अफ्रीकन प्लेटो है उसको बाउंड करते हैं हाईलैंड, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में भी। ठीक है। साउथ अफ्रीकन प्लेटो कनेक्ट करता है किससे? ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो से। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट। Now the East African Plateau. East African Plateau भी स्टूडेंट्स एब्रप्टली राइज करते हैं स्टीपली फ्रॉम ईस्ट। समझ में आ गया? मतलब जहाँ ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो होगा तो वह ईस्ट डायरेक्शन से क्या होगा? स्टीपली राइज करेगा इस तरीके से।
अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटो की, तो यहाँ पर रिफ्ट वैलीज होंगी। क्या होंगी बच्चा? रिफ्ट वैली। दीज आर ग्रेट लाइन्स ऑफ डिप्रेशन फॉर्म बाय सिंकिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्लास। देखो ये इस तरीके से रहता है, किसी वजह से अगर यहाँ पर बच्चा फॉल्ट हो जाए तो ये जो बीच वाला पार्ट हो जाता है ये सिंक कर जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, और इस तरीके से क्या बना लेता है? वैली बना लेता है। ये वाला पार्ट अंदर की साइड चला गया और यहाँ पर क्या बन गई? वैली बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रेशंस बने। डिप्रेशंस किस वजह से बने? क्योंकि जो ब्लॉक थे वो अर्थ क्रस्ट के अंदर सिंक कर गए। सिंक करने का मतलब क्या होता है? डूब जाना। फिर से देखो, अगर आपके पास इरेजर होगी तो इरेजर को आप यहाँ से कट लगाएं और फिर इरेजर को जब आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये वाला पार्ट नीचे ही रह जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। तो ये बन गई आपके डिप्रेशंस। ठीक है, द ईस्ट अफ्रीकन प्लाटो ऑल्सो राइजेज स्टीपली फ्रॉम कोस्ट। तो कोस्टल एरिया से भी ये स्टीपली राइज करता है, मतलब कोई जेंटल, कोई स्लैंटिंग स्लोप नहीं देता है। तो ईस्टर्न अफ्रीकन प्लाटो का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा? इस यहाँ पर 2 रिफ्ट वैलीज हैं, ग्रेट लाइन्स ऑफ डिप्रेशंस है, जो कि किसने फॉर्म की है? अर्थ के ब्लॉक जो सिंक कर गए हैं, तो वो क्या बना गए हैं? लाइन्स ऑफ डिप्रेशन। चलें अब हम देखें फिजिकल फीचर्स। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्टडिंग है वो है फिजिकल फीचर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका। फर्स्ट फिजिकल फीचर है प्लेन्स। इन अफ्रीका द प्लेन्स आर फाउंड ओनली इन नदर्न एंड वेस्टर्न रीजन। बाकी हम लोगों ने देखी पूरे अफ्रीका में प्लेट्यू ही प्लेट्यू हैं, कुछ की है हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है। पर अफ्रीका में अगर आपको प्लेन्स देखने हैं तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चा? नदर्न वेस्टर्न रीजन्स में। इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन में चले जाओ, वेस्टर्न रीजन में चले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएंगे? प्लेन्स। ठीक है, फिर से एक बार देखो जरा, बार बार बोलना नहीं चाहिए बच्चा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। तो नॉर्थ में प्लेन मिलेंगे आपको और वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन नॉर्थर्न रीजन में ही प्लेन्स मिलेंगे। बाकी आपको क्या मिलेंगे? प्लेटोज अलोंग द कोस्ट। कहाँ पर? कोस्ट के पास में। अगर आपको ईस्टर्न और नदर्न रीजन में भी प्लेन्स देखने तो आप कहाँ जाएंगे? कोस्ट के पास। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही सकड़े, बहुत ही छोटे होते हैं। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं बच्चा? अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद जो प्लेन स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन। मेनलैंड इंडिया के बाहर जो रेत वाला रीजन तैयार होता है वो क्या है? कोस्टल प्लेन्स। तो ऐसे अफ्रीका में भी नॉर्थ और वेस्ट रीजन में कोस्ट के आसपास आपको प्लेन देखने को मिलेंगे, और वो कैसे होंगे? जो कोस्टल प्लेन होंगे वो होंगे बहुत ही नैरो। दिस इज बिकॉज द प्लेट्यूज ड्रॉप डाउन टू द सी। और प्लेट्यू सीधे कैसे कहाँ पर उतरते हैं? सीज में उतर जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरीके का प्लेट्यू होगा और वो प्लेट्यू डायरेक्ट कहाँ पर फॉल कर रहा है? सी में। तो यहाँ पर कोस्टल प्लेन बनने का मौका ही नहीं देते हैं। कोस्टल प्लेन कहाँ पर बनेंगे? जब रीजन ऐसा हो, रेत यहाँ इकट्ठी होती जाए तो यहाँ बन सकता है कोस्टल प्लेन, पर भाई ये तो कोस्टल प्लेन बनने का मौका ही नहीं दे रहे। द कॉन्गो और जाई बेसिन इन द सेंट्रल पार्ट। कॉन्गो और जाई बेसिन मिलेंगे आपको सेंट्रल पार्ट में, वो भी लो लैंड रीजन है। कॉन्गो और जाई बेसिन ये कहाँ पर मिलेंगे? सेंट्रल पार्ट में मिलेंगे, जो लो लैंड रीजन है। Congo basin and Chad basin in central part of continent, while Nile basin in northeast are important lowland area. Nile river is the longest river. Nile river के basin कहाँ बनता है? नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर भी lowland मिलेगा। जो आपका कोंगो बेसिन है, चाड बेसिन है, वो सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है, वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी? lowland। ये रहा बेटा आपका कोंगो बेसिन सेंट्रल में, चाड बेसिन ये भी सेंट्रल में है। फिर हमें देखना है क्या? नाइल। ये रहा आपका नाइल रिवर बेसिन, चाड बेसिन, और फिर ये रहा आपका कोंगो बेसिन। तो ये भी वो एरिया है जो लो लाइन रीजन है। रीजन्स ऑफ लो लैंड क्या पढ़ा हमने? रीजन्स ऑफ लो लैंड में कि जहाँ पर नाइल रिवर का बेसिन है, चाड बेसिन है, कोंगो बेसिन है, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? लो लैंड रीजन्स। तो प्लेन्स के अंदर आपको क्या क्या याद रखना है कि बच्चा प्लेन देखने हैं तो आपको नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन में जाएं, नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन के भी कहाँ पर? कोस्ट में जाएं। कोस्टल प्लेन बहुत नैरो होता है। क्यों नैरो होता है? क्योंकि प्लेट्यूज के स्टीप स्लोप होते हैं जो सीधे ही कहाँ पर उतरते हैं बच्चा? सीज में आ जाते हैं। कॉन्गो और जाया बेसिन जो है वो सेंट्रल लो लैंड रीजन है। इसके अलावा लो लैंड रीजन आपको कॉन्गो बेसिन, चाड बेसिन और नाइल बेसिन में भी मिल जाएगा। अब हम देखेंगे रिफ्ट वैली। चलो, रिफ्ट वैली
द रिफ्ट वैली आर मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का बहुत ही प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर है, इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है रिफ्ट वैली। दीज आर फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे आपको रिफ्ट वैलीज, एंड आर कलेक्टिव नोन एज ग्रेट रिफ्ट वैली। और सारी रिफ्ट वैली को कलेक्ट कर लिए तो उसको एक नाम दे दिया है ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या है बच्चा ग्रेट रिफ्ट वैली? कलेक्शन ऑफ valleys which is found in eastern part of the continent। रिफ्ट वैली एक important physical feature है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ये ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगी कॉन्टिनेंट के, और जब इनको कलेक्ट कर लिया जाए इन्हें कलेक्टिवली नोन एज ग्रेट रिफ्ट वैली। इट इज़ एन elongated narrow valley with steep walls। elongated नैरो वैलीज़ हैं, पतली पतली वैलीज़ हैं, elongated शेप की हैं, और स्टीप वॉल है। स्टीप वॉल मतलब इस तरीके से वैली है, ठीक है, इस तरीके से। द रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका स्ट्रेचेस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8,000 किलोमीटर फ्रॉम। कितने डिस्टेंस में है ये ग्रेट रिफ्ट वैली? 8,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। रिवर जाम्बेजी, साउथ में रिवर जाम्बेजी से कहाँ तक? रेड सी इन नॉर्थ, साउथ में स्टार्ट होंगी रिवर जाम्बेजी से, तो नॉर्थ में ख़त्म होगी रेड सी पे, एंड देन फर्दर इनटू एशिया अप टू डेड सी। कहाँ तक? एशिया में डेड सी तक पहुँचती है। 8,000 किलोमीटर है ग्रेट रिफ्ट वैली की जो स्ट्रेच है, वो कितने का बच्चा? 8,000 किलोमीटर का है। साउथ में स्टार्ट होता है जाम्बेजी से, नॉर्थ में ख़त्म होता है रेड सी पे, और उसके बाद भी फर्दर एक्सटेंशन है पर वो एशिया में है। कहाँ तक? डेड सी तक। Many deep and elongated lakes are found in the Rift Valley। इस रिफ्ट वैली में बहुत सारी elongated आपको लेक मिल जाएंगी, झील मिल जाएंगी। ये हम कहाँ देखेंगे? फिजिकल मैप में, ठीक है। जैसे कि लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है बच्चा? लेक विक्टोरिया, जो कहाँ कहाँ पर है? जो ग्रेट रिफ्ट वैली के 2 आर्म्स के बीच में है। अब वैलीज कैसे बनती है बच्चा? जो रिफ्ट वैलीज है वो कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म व्हेन क्रैक्स और फॉल्ट अकर ऑन अर्थ क्रस्ट। किसी भी रीजन से अगर अर्थ क्रस्ट में क्रैक आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, या तो कई बार ब्लॉक सबसाइड कर जाते हैं, या कई बार मिडिल पार्ट सबसाइड कर जाता है, और रिजल्टिंग इन स्टीप साइड्स। देखो कैसे मैं बताऊँ, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्रैक्स आने चालू हुए। ये देखो क्रैक्स आ गए। क्रैक्स होंगे तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये सबसाइड कर जाएगा, शिंक कर जाएगा। ये देखो शिंक कर गया, और ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं ये अपनी जगह पर ही रहे, और जो बीच वाला मिडिल पार्ट था वो शिंक कर गया है। यहाँ पर बन गई रिफ्ट वैली। और देखो ये जो स्लोप्स है, क्या ये तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं? क्या वी शेप बन रहा है? नो, कोई वी शेप नहीं बन रहा है। ये इनको बोलते हैं स्टीप स्लोप्स। आगे बात समझ में? अब तो इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आ गया होगा कि मैम ये बीच बीच में स्टीप स्लोप्स क्या बोल रही थी। कई बार हम लोग देखते हैं कि वी शेप वैली बनती है, यहाँ से रिवर जा रही है, हम यहाँ चढ़ के आसानी से जा सकते हैं, पर ये देखो ये स्टीप स्लोप्स बन गई, ये वैली बन गई जहाँ से रिवर फ्लो करेगी, और ये हो गए स्टीप स्लोप्स। अच्छा, जो दूसरा मैं बोल रही थी उसमें क्या होता है कि फॉल्ट तो आएगा, पर जो सबसाइड है, सबसाइड कौन से, या जो शिंक है वो ये वाले रीजन कर जाएंगे, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रिफ्ट वैली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 2 साइड से बन सकता है। एक जब मिडिल वाला पार्ट सबसाइड करेगा तो ये वाली बनेगी, और जब साइड वाले पार्ट सबसाइड कर जाएंगे तो ये वाली वैली बनेगी। बच्चा नर्मदा रिफ्ट वैली में ही बहती है। दैट हैज़ बीन फॉर्म बाय द सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का क्रस्ट था वो सबसाइड कर गया, और उसकी सबसाइड करने से जो रिफ्ट वैली बनी उसमें ही कौन बह रही है आज? हमारी रिवर नर्मदा। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग अगर एमपी से बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर आप लोग ओमकारेश्वर गए होंगे। तो जब ओमकारेश्वर में आप बोट में बैठ के राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तब आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर आपको स्टीप स्लोप्स दिखाई देंगे। इस तरीके से यहाँ पर रिवर नर्मदा होगी, और यहाँ पर इस तरीके के माउंटेन्स आपको दिखाई देंगी। एक्चुअल में वो माउंटेन नहीं है, वो तो अर्थ के क्रस्ट का ही पार्ट है, जो कि अपनी जगह पर है, उसके मिडल पार्ट के क्रस्ट करने से बना हुआ है। इस तरीके से सच में दिखता है ओंकारेश्वर में। चलो, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस स्टैंड एज अ ब्लॉक। हाँ, ये एक साइड आपको सतपुड़ा रेंज मिल जाएगी, दूसरी साइड आपको विंध्य मिल जाएंगे, और बीच से बहती है रिवर नर्मदा। डेजर्ट, सब हम लोग देखेंगे डेजर्ट।
बच्चा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट कौन कवर करते हैं बच्चा? डेजर्ट। आप सबको पता होगा कि सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होकर रेड सी पे ख़त्म होता है। ये एंटायर नॉर्दर्न अफ्रीका का जो पूरा पार्ट है उसको कवर करता है सहारा डेजर्ट। देयर आर फ्यू हाईलाइट्स हियर। द तिबेस्ती रेंज, अघार प्लाटो, ठीक है। तो जो फ्यू हाईलाइट्स हैं किसकी, सहारा डेजर्ट की, वो हैं तिबेस्ती रेंज, अघार प्लाटो। दूसरी बात बच्चा, सहारा डेजर्ट अप्रॉक्सीमेटली 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। अगर ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के पूरे नदर्न रीजन को किसने ही कवर कर रखा है बच्चा? सिर्फ आप कोस्टल प्लेन छोड़ दें, जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए कोस्टल प्लेन्स को हम छोड़ दें तो ये पूरा पार्ट कवर करता है कौन? सहारा डेजर्ट, रेड सी से लेके अटलांटिक ओशन तक, ठीक है। चलो, फिर अघार प्लाटो यहीं पे मिल जाएगा, तिबेस्ती रेंज यहीं पे मिल जाएगी। सहारा इज डॉटेड विद सेवरल ओएसिस। सहारा डेजर्ट में बहुत सारे ओएसिस है। ओएसिस क्या होता है? जब अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ओएसिस। और बच्चा ओएसिस आपको कहाँ ही मिलेंगे? डेजर्ट एरिया में ही मिलेंगे, वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। इन सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइन नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट कहाँ मिलेगा? सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सदर्न पार्ट में नामिब डेजर्ट मिलेगा, कालाहारी डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। तो 3 डेजर्ट आपको पढ़ने हैं अफ्रीकन डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट, नामिब, कालाहारी, कालाहारी। चलो, नाउ रिवर्स एंड लेक्स। अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम राइज फ्रॉम प्लेटो रीजन, जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है? प्लेटो रीजन से ओरिजिन होता है, सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन से। सेंटर में अफ्रीका का मैप जब आप देखोगे बच्चा, तो अफ्रीका के मैप को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हर कंट्री का होता है, एक वेस्टर्न पार्ट होता है, एक ईस्टर्न पार्ट होता है, एक नॉर्दर्न पार्ट होता है और एक सदर्न पार्ट होता है। पर अफ्रीका के में 5 पार्ट हैं, बीच में एक सेंट्रल पार्ट भी है। तो इस सेंट्रल पार्ट में प्लेट्यू से, इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं, यहाँ के प्लेट्यू से बहुत सारी रिवर का ओरिजिन होता है। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, क्योंकि बच्चा हमने देखा ही था कि अफ्रीका को दिस रीजन रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। बच्चा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। हर रोज़ 4 बजे के लगभग वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी है, उतनी ह्यूमिडिटी है, उतना ही वो एरिया गर्म है। तो जब वाटर अवेलेबल होगा, बहुत ज़्यादा गर्म रीजन होगा, तो वाटर वेपर बनेगी और वो एक टाइम के बाद बारिश में बदल जाएगी। तो बच्चा 4 बजे डेली वहाँ पर बारिश होती है। तो वो जो रीज़न है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, वहाँ पर हमेशा हेवी रेनफॉल होती रहती है। हेंस द रिवर ऑलवेज कैरी अ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसीलिए जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, उस मेन प्लेटो से जितनी भी रिवर का ओरिजिनेशन होगा, उन सब में भर भर कर पानी होगा, ग्रेट वॉल्यूम में पानी होगा। वाई सो? because they are originating from such a place where heavy rainfall is continuously bringing a good amount of water. चलो, तो इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग नाइल को पढ़ेंगे। नाइल बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीका की, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी हाइट नहीं, सॉरी, कितने एरिया में ये फैली हुई है, मतलब किलोमीटर्स, 6,650 किलोमीटर में फैली हुई है नाइल रिवर। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका ओरिजिन होता है लेक विक्टोरिया, ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड फ्लो नॉर्थवर्ड। लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होके ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। कहाँ पर ड्रेन कर जाती है? मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन कर जाती है। अफ्रीका में ये लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ की तरफ चलती है और फिर जहाँ पर अफ्रीका ख़त्म होता है वहाँ पर चालू होती है मेडिटेरेनियन सी में ये ड्रेन कर जाती है। खार्टूम में क्या होता है स्टूडेंट? खार्टूम में 2 रिवर हैं, वो एक का नाम है वाइट नाइल, दूसरे का नाम है ब्लू नाइल। वो भी ज्वाइन कर लेती है नाइल रिवर को। कितना इजी है, ठीक है। हमारे यहाँ तो अगर आप गंगा कैसे बनी पढ़ोगे तो एक रिवर का नाम बिल्कुल अलग है, दूसरी का नाम बिल्कुल अलग है। ऐसा होना चाहिए, एक वाइट नाइल मिली, ब्लू नाइल मिली, तो बन गई नाइल रिवर। मतलब बन नहीं गई, नाइल रिवर में 2 रिवर मिलती है, वाइट नाइल और दूसरी ब्लू नाइल। आई बात समझ में? लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होगा, नॉर्थ में चलेगी, मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन कर देगी। खार्टूम में 2 रिवर इससे मिलती हैं,
एक है वाइट और दूसरी है ब्लू नाइल। चलो, ऑल द मोस्ट ऑफ इट्स पाथ अक्रॉस द सहारा डेजर्ट, अच्छा मैक्सिमम पार्ट इसका सहारा डेजर्ट में मिलेगा। द नाइल रिवर नेवर ड्राइज एज इट सोर्स लाइज रेनी इक्वेटोरियल रीजन। मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चा इक्वेटोरियल रीजन में रोज 4 बजे के लगभग बारिश होती है। तो नाइल रिवर का ओरिजिन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन से है, मैक्सिमम पार्ट इसका सहारा डेजर्ट में, फिर भी कभी ये ड्राई नहीं होती। क्यों ड्राई नहीं होती? क्योंकि इसका सोर्स इसे कंटिन्यूसली पानी देता जा रहा है। नाउ सेकेंड हम पढ़ेंगे जाए, ऑल्सो नोन एज कॉन्गो, इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर। कॉन्गो रिवर, जाए रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये सेंट्रल अफ्रीका से फ्लो करती हैं और अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती हैं। इसका ओरिजिन भी सेंट्रल अफ्रीका से, मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन से। ये ड्रेन कहाँ करती है? अटलांटिक ओशन में। अरे यार, एक बार फिर से बनाया जाए, ये बना लिया हमने अफ्रीका। तो इस अफ्रीका में देखा था कि नाइल रिवर का ओरिजिन यहाँ से होगा और जाके वो मेडिटेरेनियन सी में मिलेगी। वैसे ही जो जाए रिवर होगी उसका ओरिजिन यहाँ पर होगा और वो कहाँ मिल जाएगी? अटलांटिक ओशन में। हमने पढ़ा ना, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, ईस्ट ये रहा साउथ। तो यहाँ पर ओरिजिनेट होके नाइल मेडिटेरेनियन सी में जाएगी, यहाँ पर ओरिजिनेट होके जो जाए है वो अटलांटिक ओशन में जाएगी। तो वेस्ट की तरफ चल रही है जायर रिवर, नॉर्थ की तरफ चल रही है नाइल रिवर। इट कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ड्रेन अ वेरी लार्ज, यह एक बहुत बड़े एरिया में ये बहती है, बहुत बड़े अमाउंट में इसमें पानी होता है। नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज, लिम्पोपो, ये इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीका की। देखो, 2 मेन रिवर को पढ़ना है आपको, एक नाइल और एक जाए। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी रिवर हैं, जैसे कि नाइजर, ज़ैम्बेज़ी, ऑरेंज, लिम्पोपो। बच्चा, सिर्फ एक नाइल रिवर को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी रिवर हैं इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वो सूटेबल नहीं है बच्चा नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? इस रिवर से आप इस प्लेस तक पहुंच पा रहे हो अपने सामान के साथ, बिल्कुल सेफ वे में। तो हम बोल सकते कि भैया ये रिवर नेविगेबल है। इस रिवर को मैंने यहाँ से बोट किया और इस रिवर के इस पॉइंट पे इसने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मैं पहुँच गई थ्रू दिस रिवर। ये रिवर नेविगेबल है। तो नाइल रिवर अकेली रिवर है अफ्रीका की जो नेविगेबल है बेटा। नाइल रिवर के अलावा जितनी भी रिवर हैं उसमें सब कुछ, कोई भी रिवर नेविगेबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा नेविगेबल? क्योंकि आपने इस पॉइंट से बोर्ड किया, यहाँ पर आपको स्टीप स्लोप मिल गया, आप धड़ाम से नीचे की तरफ आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपका सामान, आपका बोट, आपका शिप प्रॉपरली कैरी कर पाए। तो यहाँ पे स्टीप स्लोप्स के बनने के कारण बहुत सारी रिवर जो है वो नेविगेबल नहीं है। चलो अब बुक में पढ़ते हैं। एक्सेप्ट नाइल, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ कॉन्टिनेंट आर अनसुटेबल फॉर नेविगेशन। नाइल को छोड़ दो तो बहुत सारी रिवर सुटेबल नहीं है नेविगेशन के लिए। क्यों है? क्योंकि ड्रॉप डाउन फ्रॉम स्टीप एजेस, वो स्टीप एजेस से ड्रॉप डाउन कर जाती हैं प्लेट्यू के और बहुत बड़े बड़े रैपिड वाटरफॉल बनाती हैं। न्यूमरस रैपिड्स एंड वाटरफॉल बनाएंगी। विक्टोरिया फॉल ऑन Zambezi is higher and wider than the Niagara Fall। जो विक्टोरिया फॉल है जो जाम्बेजी रिवर के ऊपर बनता है वो हायर वाटरफॉल है और नियाग्रा फॉल से भी वाइड है। जो कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नियाग्रा फॉल से भी बड़ा फॉल बनाती है कौन? जाम्बेजी रिवर पे। कौन सा फॉल है? विक्टोरिया फॉल। हायर भी है, वाइडर भी है। दिस फॉल वर डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टोन। और ये जो फॉल था ये किसने डिस्कवर किया था? स्टूडेंट ध्यान रखना, स्कॉटलैंड के एक एक्सप्लोरर थे जिन्हें हम स्कॉटिश एक्सप्लोरर बोलेंगे, डेविड लिविंगस्टन। तो पूछा जाएगा कि विक्टोरिया फॉल किसने डिस्कवर किया था, तो क्या लिखेंगे आप? स्कॉटलैंड एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टन। और स्कॉटलैंड के नेटिव्स को क्या बोलते हैं हम? स्कॉटिश। चलो, कब डिस्कवर किया था? 1855 में। कब डिस्कवर किया है? 1855 में। बेटा अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन है उनका नाम था उस टाइम क्वीन विक्टोरिया। उसके बाद अलग अलग राजा और रानी आते रहते हैं, पता है ना। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके नाम पर ही डेविड लिविंगस्टन ने 1855 में इस फॉल का नाम रख दिया विक्टोरिया फॉल। तो आई बात समझ में? विक्टोरिया फॉल को
वो अफ्रीका में था, क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड में, उनके नाम पे क्यों रख दिया भाई? तो क्यों रख दिया? क्योंकि स्कॉटलैंड का एक एक्सप्लोरर आया, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, तो उसने बोला नहीं नहीं भाई, इसको तो मैंने ढूंढा है, मैं अपनी रानी के नाम पे इसका नाम रखूंगा, तो क्या रख दिया? विक्टोरिया फॉल। चलो चलो, तो विक्टोरिया फॉल के बाद आता है स्टेनली फॉल। जो स्टेनली फॉल है ये भी जायर रिवर नहीं, ये जायर रिवर पे बना हुआ। स्टेनली फॉल किस रिवर पे है? जायर रिवर पे है। और विक्टोरिया किस पे था? जाम्बेजी। ठीक है, विक्टोरिया जाम्बेजी पे था। स्टेनली किसके ऊपर है? जायर रिवर के ऊपर है। ये भी ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? विक्टोरिया। ये सारे अंग्रेज ढूंढते गए चीज़ों को और अफ्रीका का तो नाम ही नहीं रहने दिया। स्टेनली अफ्रीकन नेम तो ही नहीं है, विक्टोरिया अफ्रीकन नेम नहीं है। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक लेक विक्टोरिया, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की बड़ी फ्रेश वाटर लेक तो वो भी लेक विक्टोरिया ही है। इट इज़ द सोर्स ऑफ वाइट नाइल रिवर, और वाइट नाइल रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। अदर लेक्स में आएगी मालावी। कौन सी रिवर बच्चा? कौन सी लेक? मालावी, तंजाइका, Kivu, Edward, Elbert, these are located on Great Rift Valley. ग्रेट रिफ्ट वैली पे आपको मिलेगी मालावी, तंजाइका, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट। अब हम चलें आगे। ये है रिवर नाइल। तो देखो रिवर नाइल कितना अच्छा बह रही है, यहीं पे कहीं पर आपको स्टीप स्लोप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेविगेशन कर सकते हैं। पर अब देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ विक्टोरिया फॉल जो जाम्बेजी रिवर पे है। ये दिख रहा है आपको? स्टीप स्लोप, यहाँ से आप गिरोगे तो धड़ाम से नीचे, अगर आप इस तरीके से गिरते हो तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आओगे, बचने के चांसेस होते हैं। पर यहाँ तो या धड़ाम, यहाँ पर बन रहा है जाम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल कहाँ पर है? अफ्रीका में। किस रिवर के ऊपर है? जाम्बेजी रिवर के ऊपर है। अब हम पढ़ेंगे लेक चार्ट। जो लेक चार्ट है वो सैलो लेक है, जो सदर्न फ्रेंच सहारा डेजर्ट के जो सदर्न फ्रेंच एजेस एजेस भी बोल सकते हो, वहाँ पर मिलेगी आपको लेक चार्ट। ठीक है, दिस इज एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज एज रिवर ड्रेनिंग द रीजन एंटायर लेक चार्ट इंस्टेड ऑफ रीचिंग द सी। बच्चा ये इनलैंड ड्रेनेज का रीज़न है क्योंकि जितनी भी रिवर यहाँ पर होंगी वो किस पे ड्रेन कर जाएंगी? बच्चा लेक चार्ट में ड्रेन कर जाएंगी, सी तक नहीं पहुँचेंगी। आगे की बात समझ में। जो लेक चार्ट है वो सैलो लेक है, जो कहाँ पर है? सदर्न फ्रिंज ऑफ सहारा, सहारा के सदर्न किनारे पे है लेक चार्ट। और लेक चार्ट इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी रिवर उस एरिया में ड्रेन करती बहती हैं वो सब किस में मिल जाएंगी? बच्चा लेक चार्ट में मिल जाएंगी, सी तक नहीं पहुँचेंगी। किसी भी रिवर का बच्चा ओरिजिन होता है तो वो कहीं ना कहीं सी में जाके मिलती है। जैसे रिवर नर्मदा अमरकंटक से ओरिजिनेट होके कहाँ मिल जाती है? गल्फ ऑफ खंबात में, अरेबियन सी में मिल जाती है। हमारी बहुत सारी रिवर हैं सदर्न रीजन की जो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो इनलैंड ड्रेनेज का मतलब ये हुआ, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब हुआ कि जितनी भी रिवर उस एरिया में ओरिजिनेट होंगी उन सबका ड्रेनेज होगा लेक चार्ट में, वो सी तक नहीं पहुँचेंगी। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलो, नाउ यू नो सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चा किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, ये हमने पढ़ लिया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर अफ्रीका के अकेले, मतलब अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में अगर ग्लेशियर कहीं पाए जाएंगे तो वो सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? बच्चा माउंट किलिमंजारो में। पर हमारे साइंटिस्ट का प्रिडिक्शन है कि 2030 तक ये जितने भी ग्लेशियर हैं ये सारे मेल्ट कर जाएंगे, पिघल जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। चलो, जो नाइल रिवर है उसकी लेंथ है 6650। कहाँ पर ड्रेन करती है? मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है। देखो वही बात हम बोल रहे थे, कोई ना कोई ओशन में, कहीं सी में ड्रेन करता है, पर लेक चार्ट के एरिया में जितनी भी रिवर है वो लेक चार्ट में ही मिल जाती हैं। फिर जाया, जिसको कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं, उसकी लेंथ है 4500 किलोमीटर, ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में। फिर रिवर नाइजर 4200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, गल्फ ऑफ गिनिया में ये ड्रेन करती है। जाम्बेजी की लेंथ है 2693, जो ड्रेन करती है मोजाम्बिक चैनल में। अब मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है बच्चा? देखो मोजाम्बिक चैनल में बताऊँ आपको, ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका के पास यहाँ पर मिलेगा आपको मेडागास्कर। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में, मेडागास्कर आइलैंड किसका ही है? अफ्रीका का ही। यहाँ पर मिलेगा आपको मोजाम्बिक चैनल, तो इस मोजाम्बिक चैनल में ड्रेन करती है जाम्बेजी रिवर। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.